आज का विश्लेषण विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर है कि अर्थशास्त्र पर राजनीति हावी हो रही है। हाँ, और ये भारत की वैश्विक सप्लाई चेन की रणनीति को कैसे प्रभावित करता है? यह एक बहुत ही सामयिक विषय है और लेखक में स्थिति को बहुत साफ साफ समझाया है। बिल्कुल, जानकारी तो बहुत अच्छी तरह से पेश की गई है, पर आज हमारी कोशिश ये होगी कि इस विश्लेषण को एक अच्छे सरकारी ब्रीफिंग नोट से उठाकर एक ऐसे मजबूत विचार में कैसे बदलें जिसे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन छापना चाहे। सही है, इसे सिर्फ जानकारी देने से आगे ले जाकर एक मजबूत तर्क कैसे बनाया जाए। वही ठीक है, तो इस सफर का पहला कदम है इसके मूल तर्क को और धार देना। देखिए, अभी ये लेख भारत जो कदम उठा रहा है उन्हें बहुत साफ साफ बताता है, लेकिन ये इस बात की गहराई में नहीं जाता कि वैश्विक कंपनियां दूसरे विकल्पों के बजाय भारत को ही क्यों चुने। हाँ, इससे तर्क थोड़ा कह सकते हैं अधूरा लगता है। हाँ, और ये एक बहुत ही आम तर्क है जो हम आजकल सुन रहे हैं। China+1 रणनीति में भारत एक दावेदार है। बिल्कुल, लेकिन वियतनाम भी है, मेक्सिको भी है, इंडोनेशिया भी है। तो सवाल ये है कि ये लेख सिर्फ ये कह रहा है कि हम भी रेस में हैं, या ये साबित कर रहा है कि ये रेस हम ही क्यों जीतेंगे। अच्छा पॉइंट है। अभी ये पहली वाली बात ज्यादा कह रहा है ना? हाँ, लेख में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे भागीदारों के साथ संबंध मजबूत करने जैसे कदमों का जिक्र है। ये सब क्या हो रहा है का जवाब है। ठीक है, लेकिन क्यों यहाँ हो रहा है का जवाब थोड़ा कमजोर है। इसमें बताए गए फायदे जैसे कि ज्यादा फैक्ट्रियां और नौकरियां, वो तो असल में परिणाम है। हाँ, वो तो बात की बात है। वो रणनीतिक कारण नहीं है जिनकी वजह से एप्पल या सैमसंग जैसी कंपनी अपना अरबों डॉलर का निवेश चीन से निकालकर भारत लाएगी। तो असल में तर्क की जो नींव है उसमें भारत ही क्यों वाली ईंट अभी थोड़ी कमजोर है। वो चीजें जो उसे सिर्फ एक और विकल्प होने से बचाती हैं। बिल्कुल, और इसे करने के कुछ ठोस तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो भारत का जनसांख्यिकीय लाभ। भारत की विशाल और युवा आबादी का मतलब सिर्फ सस्ता श्रम नहीं है जैसा कि अक्सर समझा जाता है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये युवा आबादी वाली बात तो हम दशकों से सुन रहे हैं। क्या आज के ऑटोमेशन और एआई के दौर में भी ये उतना ही बड़ा फायदा है? अच्छा सवाल है। क्या एक वैश्विक सीईओ अब भी सिर्फ मजदूरों की संख्या देखकर फैसला लेता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और यहीं पर इस तर्क को और गहरा बनाने की जरूरत है। अच्छा, बात सिर्फ सस्ते मजदूरों की संख्या की नहीं है, बात है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे युवा बाजार की। ओके। कंपनियां सिर्फ बनाने नहीं आती, वे बेचने भी आती हैं। भारत उन्हें एक ही जगह पर उत्पादन और खपत का एक ऐसा अनूठा तालमेल देता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। दोहरा फायदा, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और साथ साथ मेक इन इंडिया फॉर इंडिया। बिल्कुल, हमारी युवा आबादी सिर्फ एक कार्यबल नहीं, वो एक विशाल उपभोक्ता वर्ग भी है। ठीक है, ये एक मजबूत बिंदु है। और क्या हो सकता है? दूसरा, भारत का स्थापित आईटी और सेवा क्षेत्र। आज का विनिर्माण बहुत ज्यादा तकनीक आधारित हो गया है। उसे डिजाइन, आर&डी, लॉजिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर सपोर्ट। सही। भारत का जो विश्व स्तरीय आईटी और सेवा उद्योग है, वो इसके लिए एक तैयार मजबूत आधार देता है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एक असेंबली लाइन नहीं, बल्कि एक इनोवेशन हब भी बन सकता है। ये कि हम सिर्फ हाथ नहीं दे रहे, हम दिमाग भी दे रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी फर्क है जो भारत को कई दूसरे देशों से अलग करता है। और एक और बात जो लेख में कही गई है लेकिन शायद उसे और वजन दिया जा सकता है, वो है लोकतांत्रिक स्थिरता। अच्छा। लेख में स्थिर, लोकतांत्रिक और पूर्वानुमानित होने का जिक्र है, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन में है। उसे और खोलना चाहिए। हाँ, आज की अनिश्चित दुनिया में कंपनियां सिर्फ लागत नहीं देख रही, वे जोखिम भी देख रही हैं। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका, कानूनी ढांचा, ये सब पश्चिमी देशों को दीर्घकालिक निवेश के लिए एक भरोसेमंद माहौल देता है। यहाँ रातों रात नियम नहीं बदलते। हाँ, यहाँ कानून का राज है। ये एक ऐसा फायदा है जिसे मापना मुश्किल है, पर इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब तस्वीर साफ हो रही है। अगर हम इन तीन बिंदुओं, युवा बाजार,
तकनीकी गहराई और लोकतांत्रिक स्थिरता को मजबूती से पेश करें, तो तर्क भारत एक विकल्प है से बदलकर भारत एक बेहतर विकल्प क्यों है? बिल्कुल। पर शायद ये कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रहा है। क्या एक अनुभवी निवेशक इस पर पूरी तरह से यकीन करेगा? आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है इसमें एक चीज की कमी है जो विश्वसनीयता बनाती है, और वो है जमीनी हकीकत का सामना। आपका इशारा एकदम सही जगह पर है, और यही हमारी दूसरी समीक्षा का केंद्र है। अच्छा। यह विश्लेषण एक बेहद आशावादी तस्वीर पेश करता है, लेकिन भारत के सामने जो आंतरिक चुनौतियां हैं, उनका उल्लेख ना करके यह एक एकतरफा और कम विश्वसनीय लगने का खतरा उठाता है। हाँ, अभी इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे भारत के लिए सब कुछ बहुत आसान है और हम एक खुली सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि उस सड़क पर कई स्पीड ब्रेकर और गड्ढे हैं, और जब कोई लेखक उन गड्ढों की बात ही नहीं करता तो पाठक को लगता है कि या तो लेखक को जमीनी हकीकत पता नहीं है, या वो जानबूझकर उसे छिपा रही है। और दोनों ही सूरतों में लेखक की विश्वसनीयता कम होती है। बिल्कुल। यह विश्लेषण भारत की प्रतिक्रिया को एक सीधी और सफल यात्रा के रूप में दिखाता है, पर यह उन वास्तविक बाधाओं को नजरअंदाज करता है जिनसे निवेशक अक्सर चिंतित रहते हैं, जैसे कि नौकरशाही की बाधाएं, मतलब रेड टेप। हाँ, और जमीन अधिग्रहण की दिक्कतें, या फिर कुछ क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की कमी। इन चुनौतियों को छोड़ देने से एक विशेषज्ञ पाठक के लिए यह विश्लेषण कम गंभीर और किसी प्रचार जैसा लग सकता है। और मजे की बात यह है कि इन चुनौतियों को स्वीकार करने से तर्क कमजोर नहीं होता, असल में ये उसे और मजबूत बनाता है। हाँ, ये दिखाता है कि लेखक सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा। सही, ये पाठक का विश्वास जीतता है, और जब आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो आपका तर्क ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। एक सीधी सपाट सफलता की कहानी थोड़ी बोरिंग होती है। सही बात है, असली कहानी तो बाधाओं को पार करने में होती है। बिल्कुल, संघर्ष ही कहानी को आकर्षक बनाता है। और इसे शामिल करने के कई तरीके हैं, जैसे बुनियादी ढांचे का संदर्भ दिया जा सकता है। कैसे? हम ये बता सकते हैं कि जहां एक तरफ बंदरगाहों और राजमार्गों में भारी निवेश हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी और 24/7 बिजली की सप्लाई अभी भी कुछ क्षेत्रों में एक चुनौती है। अच्छा, और सुधारों की जरूरत पर भी बात की जा सकती है। ये कहने के बजाय कि हमने सुधार कर दिए हैं, ये कहना ज्यादा ईमानदार होगा कि हम सुधारों की राह पर हैं। मतलब श्रम कानूनों में और व्यापार करने में आसानी के लिए लगातार सुधार की जरूरत है। सही है, ये दिखाता है कि हम अपनी कमियों को जानते हैं और उन पर काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक कहानी के रूप में पेश किया जाए। एक कहानी? हाँ, अवसर बनाम बाधा की एक कहानी। जैसे हम कह सकते हैं, भारत के पास वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बनने का एक ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन इस अवसर को हकीकत में बदलने के लिए उसे नौकरशाही की लालफीताशाही और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों जैसी घरेलू बाधाओं को पार करना होगा। इस एक वाक्य से ही पूरा नजरिया बदल जाता है ना? हाँ, ये विश्लेषण को ज्यादा यथार्थवादी, संतुलित और विश्वसनीय बनाता है। अब पाठक लेखक के साथ है क्योंकि उसे लगता है कि लेखक उसे पूरी कहानी बता रहा है, आधी अधूरी नहीं। तो अब हमारे पास एक मजबूत संतुलित तर्क है। हमने बताया कि भारत क्यों खास है, और हमने ये भी माना कि रास्ते में मुश्किलें हैं। लेकिन इस सब का मतलब क्या है? मतलब लेखक का मुख्य संदेश क्या है? बिल्कुल सही, और ये हमें हमारी तीसरी और सबसे जरूरी समीक्षा पर लाता है। अच्छा, अभी ये लेख जिस तरह से लिखा गया है वो ज्यादातर जानकारी दे रहा है, एक बहुत अच्छे ब्रीफिंग नोट की तरह। ठीक है। लेकिन इसे और दमदार बनाने के लिए हमें इसे सिर्फ जानकारी देने से आगे ले जाकर एक मजबूत तर्क में बदलना होगा। इसे बताना होगा कि तो क्या, मतलब सो व्हाट। हाँ, अभी यह लेख ज्यादातर विदेश मंत्री जयशंकर की टिप्पणियों का सारांश पेश करता है। ये बताता है कि क्या कहा गया, लेकिन यह अपना कोई अनूठा दृष्टिकोण या तर्क स्थापित नहीं करता है। सही। इसका अंत इस बात पर होता है कि यह भारत के लिए एक अवसर है, जो कि एक बहुत ही सुरक्षित और सामान्य सा निष्कर्ष है। और अवसर शब्द में कोई ऊर्जा नहीं है, ये बहुत निष्क्रिय लगता है। एक मजबूत विश्लेषण सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो पाठक की सोच को चुनौती देता है। जयशंकर का बयान दरवाज़ा खोलता है, लेकिन लेखक को उस दरवाजे से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अच्छा उदाहरण है।
अभी ऐसा लग रहा है कि लेखक दरवाजे पर ही खड़ा होकर हमें बता रहा है कि दरवाजा खुला है। तो सुझाव ये है कि जयशंकर के बयान को शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल करके एक केंद्रीय बहस योग्य थीसिस बनाई जाए। बिल्कुल, एक मजबूत राय रखी जाए। सोचिए अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक मजबूत थीसिस के इर्द गिर्द बनाएं, एक ऐसा मुख्य तर्क जो पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक हर बात को एक धागे में पिरो दे। जैसे एक थीसिस ये हो सकती है, राजनीति का अर्थशास्त्र पर हावी होना भारत के लिए सिर्फ एक अवसर नहीं है, बल्कि यह उसकी घरेलू क्षमताओं का एक कड़ा इम्तिहान है, जिसमें विफलता का कोई विकल्प नहीं है। वाह, इस एक लाइन से ही पूरे विश्लेषण में एक अर्जेंसी और टेंशन आ जाती है ना? है ना? अवसर शब्द की जगह इम्तिहान और विफलता का कोई विकल्प नहीं, इन शब्दों का इस्तेमाल इसे तुरंत गंभीर बना देता है। अब ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय परीक्षा बन गया है। या एक और उदाहरण हो सकता है, एक दूसरी थीसिस ये हो सकती है, नई दुनिया का मंत्र जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस में बदल गया है और भारत की सफलता वैश्विक राजनीति पर कम और अपनी आंतरिक कमियों को दूर करने की क्षमता पर ज्यादा निर्भर करेगी। ये भी बहुत शक्तिशाली है। ये थीसिस फोकस को बाहरी दुनिया से हटाकर भारत की अपनी आंतरिक तैयारी पर ले आती है। हाँ, ये तर्क देती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर है। ये वैश्विक अवसर को एक घरेलू चुनौती से जोड़ देती है। और इस एक बदलाव से, एक मजबूत थीसिस को अपनाने से पूरा विश्लेषण बदल जाएगा। परिचय में ये नई थीसिस होगी और बीच के सभी तर्क इसी थीसिस को साबित करने के लिए इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल। फिर निष्कर्ष में ये बताया जाएगा कि प्रस्तुत साक्ष्य इस केंद्रीय तर्क का समर्थन कैसे करते हैं। सही कहा। ये बदलाव विश्लेषण को क्या हो रहा है इससे उठाकर इसका क्या मतलब है और ये क्यों मायने रखता है किस स्तर पर ले जाएगा। यह एक सामान्य जानकारी वाले लेख को एक शक्तिशाली और यादगार तर्क में बदल देगा। और यही एक अच्छे विश्लेषण की पहचान है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी चर्चा इस विश्लेषण को एक अच्छे सूचनात्मक लेख से एक यादगार और प्रभावशाली तर्क में बदलने के सफर के बारे में थी। हाँ, हमने इसे 3 कदमों में देखा। पहला कदम था अपने तर्क की नींव मजबूत करना, यह बताना कि भारत सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि अपनी युवा आबादी, तकनीकी गहराई और लोकतांत्रिक स्थिरता के कारण एक बेहतर विकल्प क्यों है। दूसरा कदम था उस नींव को यथार्थवाद से और पक्का करना, नौकरशाही और बुनियादी ढांचे जैसी आंतरिक चुनौतियों को सीधे तौर पर स्वीकार करके तर्क को ज्यादा संतुलित और विश्वसनीय बनाना। और आखिर में उस पर एक मजबूत छत डालना। हाँ, पूरे विश्लेषण को एक तीखी, बहस योग्य थीसिस के साथ एक शक्तिशाली तर्क में बदलना जो पाठक को सोचने पर मजबूर कर दे और उन पर एक गहरी छाप छोड़े।